हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डिफरेंट भारतीय संविधान व शिक्षा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन बीएड फर्स्ट ईयर में भी है और सेकेंड ईयर में भी है। किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में है और कहीं सेकेंड ईयर में है। ठीक है, तो आज हम भारतीय संविधान व शिक्षा को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान और सरल भाषा में हम संविधान को पढ़ लेंगे और इस क्लास में अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो दोबारा से आपको कभी भी संविधान पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान भाषा में हम संविधान को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम संविधान का अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, संविधान का अर्थ क्या होता है। संविधान शब्द अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी कि जो संविधान है उसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और उसी का हिंदी रूपांतरण संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति कॉन्स्टिट्यूचर प्लेस टुगेदर से हुई है। जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है ये कहाँ से आया, ये जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ से आया, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूचर प्लेस टुगेदर से आया है। कॉन्स्टिट्यूचर प्लेस टुगेदर से कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन से संविधान बना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक सोच रखना। कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस टुगेदर का मतलब क्या होता है, एक सोच रखना। किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन संविधान द्वारा होता है। कोई भी राष्ट्र हो, उसके जो भी कानून व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, वो संविधान के माध्यम से संचालित किया जाता है। संविधान राष्ट्र का वह मार्गदर्शक है जिसे राष्ट्र अपने लिए चुनता है। संविधान क्या है, एक मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है, रास्ता दिखाने वाला है, जिसको देश राष्ट्र अपने लिए चुनता है। यह एक ऐसा राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसमें राष्ट्रीय उद्देश्य के संकेत मिलते हैं। अर्थात किस प्रकार से राज्य होगा और किस प्रकार से केंद्रीय और राज्य सरकार इन आदर्शों, मूल्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगी। ठीक है, इसमें विधान पालिका, जिसको लेजिस्लेटिव कहते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो कि राज्य के 3 अंग होते हैं। राज्य के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये राज्य के 3 अंग होते हैं। उनके अधिकार क्षेत्र का विवरण भी इसमें रहता है। किसमें? संविधान में। राज्य के निवासियों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का भी उल्लेख इसमें, जो राज्य के निवासी हैं उनके क्या अधिकार हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं, यह भी संविधान में सब समाहित होता है। किसी भी देश का संविधान उस देश की सर्वोच्च निधि है। किसी भी देश का जो संविधान होता है वह उस देश की सर्वोच्च निधि होता है। इसके ऊपर ना तो कोई शक्ति होती है और ना इससे ऊपर कोई सत्ता होती है। सबसे ऊपर कौन है? संविधान है। सरकार संविधान से ही अपनी शक्तियां प्राप्त करती है और संविधान की मर्यादाओं में रहकर ही अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन भी करती है। किसी राज्य को शासित करने वाले सिद्धांत संविधान की परिधि में आते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान का कुछ इतिहास है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियम ही लागू होते थे। जो नियम उन्होंने बनाए वही लागू होते थे। हमें उनके नियम मानने पड़ते थे। जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, उनका ही संविधान था, उनका ही आदेश था, उनका ही निर्देश चलता था। यानी कि जो अंग्रेज थे उन्हीं का संविधान होता था, जो वो ऑर्डर दे देते थे वही होना होता था, उन्हीं का निर्देश चलता था। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो भारतीय जनमानस को अपने स्वयं की संविधान की आवश्यकता हुई कि अब हमारा अपना स्वयं का संविधान होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपने देश को चला सकें। जिसके लिए एक समिति का गठन किया गया और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया।
जो संविधान सभा थी, इसकी जो प्रारूप समिति का गठन था, कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को किया गया। संविधान के स्थायी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? जो स्थायी सभापति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने समाज के स्वरूप, समाज को प्राप्त करने की तर्कसंगत विधियां, समाज को बनाने के लिए विशेष प्रकार की प्रशासन व्यवस्था आदि बातों के लिए एक ढांचा तैयार किया, एक फॉर्मेट तैयार किया। इस प्रकार संविधान ने भारतीयों की स्वायत्तता की भावना का प्रतिनिधित्व भी किया। संविधान का निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि वह प्रशासन, एकता व अनुशासन के समस्त घटकों का संयोजन हो, जिसमें क्या हो? जिसमें सभी भारतीयों को समान अधिकार प्राप्त हो। अतः संविधान में जाति, रंग, धर्म, भाषा इनके आधार पर कोई भेदभाव भी नहीं किया गया। वर्तमान भारतीय संविधान में 407 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 407 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395, जो 25 भागों में विभाजित है, उसमें 10 अनुसूचियां हैं। यह सब पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछ लेता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। देखिए, प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतः क्या होती है? एक प्रस्तावना होती है। जैसे कई बार ऐसा होता है, कुछ किताबें होती हैं, उस किताब में शुरुआती पेज में एक प्रस्तावना लिखी होती है ना, जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है कि संविधान के क्या मूल उद्देश्य रहेंगे, क्या उसके लक्ष्य रहेंगे। यह संविधान का सबसे मूल्यवान अंग होने के कारण अगर पूछ ले कि संविधान का सबसे मूल्यवान अंग क्या है, तो आप बताएंगे प्रस्तावना है। तो मूल्यवान अंग होने के कारण संविधान की आत्मा, कुंजी और मानदंड है। क्या है? संविधान की आत्मा भी प्रस्तावना है, संविधान की कुंजी भी प्रस्तावना है, संविधान का मानदंड भी प्रस्तावना है, जिसके आधार पर ही संविधान का मूल्यांकन किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान में जुड़ा हुआ एक श्रेष्ठ आभूषण है। क्या है? एक श्रेष्ठ आभूषण है। ये की पॉइंट्स होते हैं डियर फ्रेंड। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान में जुड़ा हुआ एक श्रेष्ठ आभूषण है, और यह भारत के प्रजातांत्रिक गणतंत्रात्मक राज्य का एक संक्षिप्त किंतु सारपूर्ण घोषणा पत्र है। संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान में इस प्रकार समाहित किया गया है कि इसकी मूल भावना को अधिक स्पष्ट कर देता है। तो जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो ये है आपके सामने। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आपकी संविधान की प्रस्तावना है, यहां से लेकर के यहां तक। क्या है प्रस्तावना में लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये आपकी संविधान की प्रस्तावना है, इसको आप रट करके जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, संविधान की प्रस्तावना से जुड़े कुछ और तथ्य पढ़ लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना से ऐसा स्पष्ट होता है कि यह भारत को प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित करते हुए अपने नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचारों, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, प्रजा की स्वतंत्रता, स्थितियों और अवसरों की समानता, भाईचारे की ऐसी भावना का विकास करना चाहता है जो व्यक्ति के सम्मान और राष्ट्र की एकता, अखंडता की रक्षा के प्रति क्या करे? आश्वस्त करे। संविधान में 12 से 32 अनुच्छेद तक नागरिकों के मूल अधिकारों को स्पष्ट किया गया है।
कहां से 12 से 32 तक जो अनुच्छेद है वहां पे नागरिकों के मूल अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, टेट सीटेट में भी पूछता है कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है यह संविधान में कब जोड़ा गया, तो यह संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द से तात्पर्य है कि शासन सभी भारतीय नागरिकों के उत्तम जीवन के लिए समाजवादी नीति को अपनाएगा। धर्मनिरपेक्षता को जोड़ने का तात्पर्य क्या है? राज्य किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं प्रदान करेगा कि आप किसी एक ही धर्म की तरफ झुकें, किसी एक ही धर्म को अपनाएं। आपको अपने धर्म को अपनाने का, किसी भी धर्म में आपको जाने का जो है पूर्ण स्वतंत्रता होगी। प्रजातांत्रिक सरकार का अर्थ है कि शासन व्यवस्था जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाएगा। शासन व्यवस्था कौन चलाएगा? जिसको जनता चुनेगी वही चलाएगा। गणराज्य से तात्पर्य है कि सर्वोच्च सत्ता और शक्ति उस व्यक्ति में सन्निहित होगी जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया होगा और नागरिकों को प्रत्येक स्तर पर स्वतंत्रता और समानता के अवसर भी दिए जाएंगे। अब भारतीय संविधान की हमारी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं जान लेते हैं। जो संविधान है वह लोक प्रभुता पर आधारित संविधान है, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। हमारा भारत का संविधान कैसा है? लिखित है, सर्वाधिक व्यापक संविधान है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी राज्य और धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है। हमारा संविधान कैसा है? लचीला है। एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन है। संसदात्मक शासन व्यवस्था, मूल अधिकारों और उन अधिकारों की व्यापकता का जो है समाहित है उसमें संविधान में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना की गई है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता और संसदीय सर्वोच्चता का मिश्रण है। वयस्क मताधिकार का प्रारंभ है। अल्पसंख्यक और पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था की गई है। एकल नागरिकता जो कि अब संशोधित है। 24 अगस्त 2005 को राष्ट्रपति ने नागरिकता यानी कि संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी। 1950 के पहले देश छोड़ने वालों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जाएगी। देखिए नेक्स्ट वन है सामाजिक समानता की स्थापना है। संकटकालीन प्रावधान है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श भी है। एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायतों की व्यवस्था की गई है, स्थापना की गई है। विश्व शांति का समर्थक है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की भी व्यवस्था की गई है। तो ये हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं थी। अब आगे बढ़ जाते हैं। संविधान के द्वारा प्रदान किए गए भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी बात कर लेते हैं। भारत क्या है? एक प्रभु सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक राज्य है जिसमें लोगों के चतुर्मुखी विकास के लिए यानी कि चारों तरफ के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार संविधान देता है। ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता का मूल अस्त्र है। नागरिकों को शोषण से बचाने और उनके सुखी जीवन प्रदान करने के लिए इसके अंतर्गत अवसर प्रदान किए गए हैं। क्या है वो 6 मूल अधिकार? इनको जान लेते हैं। पहला है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 में इसकी बात की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 के अंतर्गत इसकी बात की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में इसकी बात की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और 6th वन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जो समानता का अधिकार है ये क्या कहता है? भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं को मिटाने के लिए संविधान निर्माताओं ने समानता के अधिकार को प्रथम स्थान दिया। नंबर 1, इसमें अनुच्छेद 14 में बात कही गई है। कानून के समक्ष समानता की बात अनुच्छेद 14 में की गई है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, ऐसा अनुच्छेद 15 में यह बात कही गई है। ठीक है। 3rd वन है सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 कहता है। अस्पृश्यता का निषेध किया गया है अनुच्छेद 17। ठीक है, यानी कि आप अस्पृश्यता को नहीं जो है प्राथमिकता देंगे, अस्पृश्यता का निषेध है अनुच्छेद 17 में ऐसी बात कही गई है। उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में यह बात कही गई है।
ठीक है, तो अनुच्छेद 14 से 18 में किसकी बात की गई है? समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं, नंबर 1 तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है व्यक्तियों को, जो अनुच्छेद 19 में कहा गया है। अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता की बात की गई है। उसके बाद समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता की बात की गई है। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता है, आप जो चाहें वो कारोबार कर सकते हैं। अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण है आपका, अनुच्छेद 20 में ये बात कही गई है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा, अनुच्छेद 21। बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण, अनुच्छेद 22 में बात की गई है। अब थर्ड वन है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, संविधान में किसी भी व्यक्ति के किसी भी रूप में शोषण की मनाही की गई कि आप किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते। मनुष्यों का क्रय विक्रय और बेगार पर रोक है, अनुच्छेद 23 में बात कही गई है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों और अन्य खतरनाक कामों में नौकरी पर रखने का निषेध है, ऐसा अनुच्छेद 24 कहता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है आपका? भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। भारतीय ये संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नंबर 1 अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 में बात की गई है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 26 में यह बात की गई है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट, अनुच्छेद 27 ये बात कहता है। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न प्राप्त करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28 ये बात कहता है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है? देखिए, भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, भाषाओं, संस्कृतियों के लोग रहते हैं। अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, भाषाएं हैं, संस्कृति है। अतः संविधान में प्रत्येक संप्रदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनका संचालन कर सकते हैं। ये हो गया संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। अब बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करेंगे। देखिए, संविधान द्वारा प्रदान किए गए इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संविधान का हृदय और आत्मा किस अधिकार को कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यह संविधान का हृदय और आत्मा है। और अगर एक तो क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है, तो वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह अधिकार सभी नागरिकों को छूट देता है कि वे अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं और अपने अधिकारों को लागू करने की मांग कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के लेख जारी कर सकता है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश लेख हो गया, प्रतिषेध लेख हो गया, अधिकार परीक्षा लेख हो गया, उत्प्रेक्षा लेख हो गया। ये सब बातें इसमें निहित हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, मूल कर्तव्य की बात कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट स्टेप बचेगा शिक्षा का संवैधानिक स्वरूप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं आपके ये। ठीक है, चलिए, सन 1976 में संविधान में 42वें संशोधन में संविधान की चतुर्थ भाग यानी कि भाग 4A के बाद भाग चतुर्थ A अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई। कितने? 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के बाद मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। कितनी हो गई? जो 86वां संविधान संशोधन हुआ उसमें मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। पहले कितनी थी? पहले 10 थी। अब देखिए, मूल कर्तव्यों को पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना हमारा मूल कर्तव्य है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा भी हमारा मूल कर्तव्य है। देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करना हमारा कर्तव्य है।
भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास, भाईचारे की भावना का विकास करना हमारा मूल कर्तव्य है। राष्ट्र की समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन का विकास, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना भी हमारा मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहना, व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास। प्रत्येक बच्चे के अभिभावकों का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त माहौल तैयार कराएं। 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया था ये, ठीक है। कौन सा? 11 नंबर जो कर्तव्य है यह 2002 में जोड़ा गया था, जो कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। अब आज का लास्ट स्टेप, शिक्षा का संवैधानिक स्वरूप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के संवैधानिक स्वरूप के विषय में शिक्षा शास्त्रियों के अलग अलग मत हैं। किसके क्या मत हैं देखिए। कोठारी कमीशन जो कि 1964 में बना था का विषय, इस विषय में कथन था, हमने समस्या का गहन अध्ययन किया, हम समस्या को विभाजित करके एक भाग समवर्ती और दूसरा भाग राज्य सूची में नहीं रखना चाहते हैं। शिक्षा को सदैव एक रूप में ही समझना चाहिए, ऐसा कोठारी कमीशन कहता है। श्री MC छागला कहते हैं कि शिक्षा को राज्य का विषय बनाकर संविधान निर्माताओं ने भूल की है कि उन्होंने शिक्षा को राज्य का विषय बना दिया है। डॉक्टर VP लुल्ला कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण संकेत संविधान की प्रस्तावना से मिलता है, जिससे नागरिकों को हर प्रकार का न्याय, विचार, कार्य, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व प्राप्त होगा। प्रश्न यह है कि पाठशालाओं और उच्च शिक्षा संस्थाओं ने इस संबंध में क्या किया है, कौन से चेंजेस किए हैं जिनसे उपयुक्त सूत्रों का प्रचार हो और उनके आधार पर विद्यार्थियों का गठन हो। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का उद्देश्य उसे संतुलित और तार्किक व्यवस्था प्रदान करना था, ताकि देश को संघ और राज्य के अनावश्यक दबाव से बचाया जा सके। परंतु स्वतंत्रता के बाद से आज तक ये तत्व एक मजाक बनकर रह गए हैं और अभी तक अपने पूर्ण प्रभाव से लागू नहीं हो पाए हैं। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। और आपके जो टॉपिक है, मैं हर क्लास में बोलता हूं कि आप अपने टॉपिक्स भेजते रहिए, जो मैंने नहीं कराए हैं, छूट गए हैं या आपको जो पढ़ने हैं वो टॉपिक आप हमें सेंड करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।